today's topic, the webinar on myths and facts of COVID-19. And to start that, we have none other than Professor MC Misra. हर चीज का जो एक सार निकलता है वो यही निकलता है कि आने वाले समय में हमें अपना जो गार्ड है उसको लोअर नहीं करना है, हमें जो प्रिवेंशन के उपाय हैं उन पर कमी नहीं लानी है। हम कहीं पे भी काम कर रहे हो, चाहे हम हेल्थ केयर वर्कर हो, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे हम एनटीपीसी के किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, क्योंकि आज देखिए जो बिजली है वो लाइफलाइन है हम सबकी। अभी मेरी जैसे लोकल चली जाती है, बिजली चली गई तो वो नेट ऑफ हो गया, फिर मैंने उसको उससे जोड़ा, अपने मोबाइल फोन से अभी जोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि बिजली आ गई है, मिल जाएगा नेट, बट आज देखिए जो कंटिन्यूअस पावर सप्लाई बहुत महत्वपूर्ण हो गई है किसी भी संस्था को चलाने में, किसी भी फैक्ट्री को चलाने में, किसी कोई भी काम करने में। तो ये इसके बिना एकदम से जीवन बिल्कुल आधा हो जाता है आपका। तो इसलिए एनटीपीसी के जो कर्मचारी हैं, एनटीपीसी के जो वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत की लाइफलाइन को मेंटेन करने में। जो भूमिका एनटीपीसी निभा रहा है इतने वर्षों से, उसमें इसका कंट्रोल रहना, कंटेन रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज हमारे डॉक्टर्स जो संक्रमित हो रहे हैं तो हमारे पास उनकी संख्या कम हो जाती है, उतने हमें कम लोग मिलते हैं पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए। और पीपीई किट का जो रोल है, तो प्रिवेंशन में जो आम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो हम लोगों ने ये देखा है कि ये वायरस काफ़ी इन्फेक्शस है, बहुत जल्दी ये लगता है। अगर आप सानिध्य में आए किसी के जिनको इन्फेक्शन है तो एक दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जैसे काम की जगह पे हम लोग साथ में लंच खाते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, वो अवॉइड करना है आज की तारीख में। तो अब ये मान के चलना है कि हमें से किसी को भी वायरस हो सकता है, क्योंकि इतने लोगों को एसिम्प्टोमेटिक वायरस हुआ है जो लक्षण रहित हैं कि वो उनसे लग जाता है। फिर अब उसका कोई उपाय नहीं है पता करने का, कोई लक्षण नहीं अगर होगा तो पता कैसे लगेगा, लेकिन वो व्यक्ति संक्रमित दूसरों को कर सकता है। तो ये जानना हम सबको बहुत आवश्यक है। हम आज ये मान के चले कि हर व्यक्ति जो है उसको वायरस हो सकता है, और इसीलिए जो फेस कवर जो हम मार्च में कह रहे थे खाली संक्रमित को चाहिए, आज हम कह रहे हैं सबको चाहिए। संक्रमित हैं उनको भी चाहिए, जो नहीं है संक्रमित, जो इन्फेक्टेड नहीं भी हैं, उनको भी आज मास्क लगाने की आवश्यकता है। अच्छे से फेस और नोज को कवर करना है, जिससे हम जब बात करते हैं तो जो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, अच्छा फिर बीच में आया कि ये सरफेस से भी फैलता है, फोमाइट से फैलता है, एयरबॉर्न है, बहुत सारी चीजें आई बीच बीच में। ये जो अपने, मैं यही कहूंगा जो हमारे लिसनर्स हैं आज, एनटीपीसी के परिवार के लोग हैं, वो आप अपने सवाल चैट बॉक्स में देते रहें, उसको बाद में डॉक्टर बेहरा और उनकी टीम देख के जो जवाब वो खुद दे सकते हैं वो दे देंगे, और जो हम लोगों से चर्चा करनी है उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो ज़रूर मैं कहूँगा इसको इंटरेक्टिव बनाएं, ये जो आज हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, और इसमें जितने भी आपके शक हैं, डाउट है, कोई भी शंका है इसके विषय में, उसको आप सवाल के रूप में चैट बॉक्स में डाल दें। उसको हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे और उसको रिस्पॉन्ड करेंगे आखिर में, जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएंगे। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं फिर से एनटीपीसी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मिस्टर गुरदीप सिंह जी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं आज। और हम ये मानते हैं कि ये जो आज हम बात कर रहे हैं ये लाभकारी होगी हम सब के लिए, हमारी भी लर्निंग है, और हमें इसका फीडबैक भी चाहिए। तो मैं बहुत डॉक्टर बेहरा का बहुत धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर मिस्टर पटेल का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं आज, ये सबके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। डॉक्टर बेहरा। धन्यवाद सर, आपसे शुरुआत में कोविड-19 के बारे में पूरा हिस्ट्री बता दिए, और उसके आगे भी क्या क्या हम लोग को केयरफुल रहना होगा उसके बारे में भी हम लोग को संज्ञान में ला दिए। मैं अगले कड़ी में मैं हमारे प्रोफेसर संजीव सिन्हा, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन न्यू दिल्ली की प्रोफेसर मेडिसिन है, I would just like to give a brief introduction of Professor Sanjeev Sinha. Dr. Sanjeev Sinha is a professor in the Department of Medicine at All India Institute of Medical Science, New Delhi. आपकी स्लाइड नहीं अभी उस पे आई सर।
अगर स्लाइड है तो। जी सर। Now it is visible, sir. Yeah, come. He oversees the organization's critical care services, bronchoscopy laboratory, tuberculosis and HIV drug resistant laboratory, as well as the chest clinic and infectious disease clinic. Dr. Sinha has broad background of general medicine, infectious disease, pulmonary and critical care medicine. Currently, he is involved in several research projects on pulmonary tuberculosis, cancer, HIV, sleep disorder, vitamin D levels in bronchoalveolar lavage in tuberculosis and HIV patients. After earning his MD degree followed by clinical training in internal medicine and pulmonary medicine, he has joined as assistant professor in the Department of Medicine at All India Institute of Medical Science in the year 2003. In addition to many awards and honors, he received Fogarty Fellowship from University of California, Los Angeles in the year 2005 and Membership Award for National Academy of Medical Science in New Delhi in the year 2010. He is a member of American Thoracic Society and International AIDS Society. He is closely associated with Clinton Foundation, and President Bill Clinton visited his clinic at New Delhi in the year 2009. Dr. Sinha is also associated with National AIDS Control Organization (NACO), Department of Pharmaceuticals and revised National Tuberculosis Control Program at AIIMS. As a professor, Dr. Sinha is focused on creating new educational environment at AIIMS that brings together graduate students, medical students, fellows, trainees, and faculty in shared education and research activities throughout the broad spectrum of clinical practice, teaching, and research in AIIMS. Dr. Sinha has more than 150 national and international publications. He also has an active research partnership with University of California that focuses on tuberculosis, HIV, and cancer. Is looking for the prevalence of non-AIDS defining cancers in India, such as lung cancer. Dr. Sinha has been an ATS member for last 10 years and has traveled to US each year to attend the international conference. He has also been involved in assembly on sleep disorders for many years, volunteering in various capacities, including facilitator, scientific paper presenter. Another ATS group he is actively involved, which is ATS Global Scholars. Dr. Sinha is involved in several research projects funded by NACO, DST, ICMR, DHR, DOP, and NIH USA. He is also working closely in collaboration with National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Mohali, to develop new biotherapeutic approach for treatment in this disease. May I now request Professor Sinha to start the talk on the signs, symptoms, the treatment, and the prevention of COVID-19. Thank you very much, Dr. Behra, for nice introduction. And मैं अपनी तरफ से सभी NDPC परिवार के लोगों को नमस्ते करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और प्रोफेसर MC मिश्रा को नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इस मीटिंग के लिए। और मैं आज जो है ये जैसा प्रोफेसर मिश्रा ने बहुत ही अच्छी तरह से कोविड इन्फेक्शन के बारे में बताया और बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें पहले ही उन्होंने कवर कर ली हैं, तो मैं अब फोकस करना चाहूँगा ट्रीटमेंट पार्ट पर। और मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा कि क्या क्या साइंस सिम्टम्स होते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड इन्फेक्शन है ये कोरोना वायरस के कारण होता है। और कोरोना वायरस जब जो लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं वो कॉमनली कंप्लेंट करते हैं कि उनको हेडेक होता है, उनको खांसी हो सकती है, सांस फूल सकती है, और बाद में उनको चेस्ट पेन होने लगता है। और साथ में जैसे प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि ये पेशेंट जो हैं इनको लूज मोशन और वोमिटिंग भी हो सकती है और मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है। साथ में जो अभी और रिसेंट लिटरेचर आ रहा है और रिसर्च हो रही है उसमें ये भी देखा गया है कि मरीज को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और हार्ट से रिलेटेड सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है या अरिथमियाज हो जाती हैं।
तो ये काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये देखा गया है इंडिया में कि मोस्टली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उसमें, और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट अराउंड 8, ये दोनों एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड ग्रुप मिला के अबाउट 85 to 90% पेशेंट इस तरह के होते हैं। साथ में ये जो बीमारी है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फोमाइड बॉर्न वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, और ये भी देखा गया है कि ये बीमारी जो है अगर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये देखा गया है कि ये बीमारी इस बीमारी में सोशल डिस्टेंसिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ड्रॉपलेट्स जो है ये एटमॉस्फेयर में 6 फीट या 2 मीटर से ज़्यादा नहीं जाते हैं, और ये जो होते हैं ये थोड़ी देर इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये फिर सरफेस पर आ जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग, डू हैंड हाइजीन, डू कीप कफ एटिक्वेट्स, एंड कीप washing your hand by soap or by using alcohol based हैंड रब। एंड इसमें जो है आईसीएमआर की तरफ से गाइडलाइन है कि क्या क्या करना है। इसमें 2 तरह की गाइडलाइन है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज हैं और एक फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज हैं, जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज हैं जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल करने की जरूरत है हेल्थ केयर सेटिंग में, इन्फेक्शन कंट्रोल इन कम्युनिटी सेटिंग एंड ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर मेजर्स। और जैसे शुरू में प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि चाइना में जब ये आया था इन्फेक्शन, तो उस समय एयर ट्रेवल को बंद नहीं किया गया। अगर शुरू में ही इसको एयर ट्रेवल पे बैन कर देते वो दूसरे कंट्रीज की फ्लाइट्स को, तो इस तरह का इन्फेक्शन और कंट्रीज में नहीं जाता, जो केवल वुहान में ही या उसके आसपास के एरिया में ही रुक जाता। तो मैं इस तरह से बताना चाहूँगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ख्याल करने की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ को हम सोशल मेडिसिन भी कहते हैं। जब तक हमारे पास कोविड वैक्सीन नहीं आती है, जब तक हमें इस सोशल वैक्सीन को यूज़ करना है। जैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, स्टेइंग एट होम, मेंटेन 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, और क्या क्या सावधानी बरतनी है, हमें हैंड हाइजीन रखना है ठीक से, कंटिन्यूस हैंड वॉश करना है सोप से, या हमें अल्कोहल बेस्ड जो हैंड रब हैं हैंड उनसे वॉश करते रहना है, और फेस मास्क लगाना है। जैसे हमें फेस मास्क ठीक से लगाना चाहिए, जैसे पूरी आप फेस को कवर करिए, नोज को कवर करे, आपके माउथ को कवर करिए और चिन के नीचे तक रहे, जिससे अगर आप कफ करते हैं या बोलते हैं तो आपके ड्रॉपलेट दूसरे को नहीं जाए, क्योंकि काफी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं तो उनको भी नहीं पता होता है कि उनको ये कोविड इन्फेक्शन है उनकी बॉडी में, और अननोइंगली वो दूसरों को चला जाता है। और साथ में अगर आपको खांसी आती है तो या तो आप मास्क लगाए हैं, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप घर के बने मास्क को भी यूज कर सकते हैं, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क को यूज कर सकते हैं। और ये भी देखिए गवर्नमेंट काफी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आप गमछे को यूज कर सकते हैं, हैंकी रुमाल को यूज कर सकते हैं अगर आपको खांसी आ रही है। ये भी एक तरह से फेस मास्क का काम करता है। और ये भी देखा गया है कि जो ये ड्रॉपलेट्स होते हैं सरफेस पे गिर जाते हैं, फ्लोर पे गिर जाते हैं, या आपकी टेबल पे डोर के हैंडल्स जो होते हैं इनसे दूसरे एक टच करने से, आपको अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया तो आपके हैंड के थ्रू आप में ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्शन। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने हाथ को अपने नाक, मुंह और आंखों में ना लगाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि ये इन्फेक्शन जो है नोज के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू और आइज के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करता है। नेक्स्ट स्लाइड। और तो ये देखिए, ये एक कार्टून है, ये पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि आपको 6 फीट और 2 मीटर की डिस्टेंस रखना है, आपको प्रॉपर तरीके से कैसे मास्क पहनना गया है ये भी दिखाया गया है। देखिए आप कार्टून में कि पूरी तरह से नाक को कवर किया गया है, मुंह को कवर किया गया है और चिन के नीचे तक आया है। और जब भी आप बाहर निकलें, आजकल तो गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि आप बाहर जहाँ भी जाएंगे आउट ऑफ होम
तो आपको पब्लिक प्लेस पे या मार्केट में कहीं भी जाएंगे तो आपको मास्क पहनना जरूरी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी मास्क पहनना जरूरी है, जिससे आपका इन्फेक्शन दूसरों को ना जाए। और अगर किसी और को इन्फेक्शन है, वो आपके गलती से करीब आ जाता है और वो कफ करता है, तो उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेस मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कफ एटिक्वेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे प्रोफेसर मिश्रा सर ने बताया पहले भी कि डायग्नोसिस का जो है गोल्ड स्टैंडर्ड जो है आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसके बेसिस पर हम कंफर्म करते हैं कि कोरोना है आपको कि नहीं है। तो ये जो है इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें एक वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है और इसमें हम नोज के अंदर आपको एक रुई या कॉटन की डाल के अंदर से आपकी नोज और थ्रोट की सिक्रेशन लेते हैं और उन सिक्रेशंस को हम वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में लैब में ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके। जैसे प्रोफेसर मिश्रा सर ने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे आप सैंपल लेते हैं। अगर सैंपल का मेथड ठीक नहीं है तो आपको फॉल्स नेगेटिव भी रिपोर्ट आ सकता है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर सैंपल एंड उसको कैसे आपको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में प्रॉपरली उसको कैसे कोल्ड चैन बना के आपको लैब में ले जाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है सीबी नेट, इसमें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये CBNA है और टाइपोग्राफी मिस्टेक है, तो ये सीबी नेट होता है एक, या ट्रू नेट होता है। सीबी नेट जो है दिस इज काइंड ऑफ जीन एक्सपर्ट मशीन होती है जो ऑलरेडी हर सेंटर पे अवेलेबल है टीबी के टेस्ट के लिए, जीन एक्सपर्ट टेस्ट के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि ये क्लोज सिस्टम होता है, इसमें कार्ट्रिज यूज करते हैं। तो यहाँ भी आप इस आरटीपीसीआर की तरह इस टेस्ट को भी कर सकते हैं और इसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी है। और इसमें एक बेनिफिट है कि आप इस टेस्ट को जो है 2 से 3 घंटे में ही इसकी रिपोर्ट आ जाती है और इसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी है एज कम्पेयर टू एंटीजन टेस्ट। तो इसको भी गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रही है। दूसरा, ये मशीन जगह जगह छोटी जगहों पर भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, और ट्रू नेट इसी का छोटा वर्जन है, स्मॉल वर्जन है, एंड दिस इज वी कैन ऑपरेट बाय बैटरी आल्सो, और पावर जनरेटर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं स्मॉल प्लेसेस पे। और ये ऑलरेडी अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट लेवल या और उससे भी छोटे लेवल पर। तो गवर्नमेंट ने इसको यूटिलाइज करके और इसके थ्रू भी हम ये कोविड-19 का टेस्ट कर रहे हैं। और फिर ये हमारे पास रैपिड एंटीजन टेस्ट ये अभी रिसेंटली आया है, और इसका भी बहुत ही रोल है इसका, बिकॉज आप वार्ड में अगर कोई प्रोसीजर करना चाहते हैं, अर्जेंट सर्जरी करना चाहते हैं, इमरजेंसी सर्जरी करना चाहते हैं, या जहां पर आरटीपीसीआर सीबी नेट अवेलेबल नहीं है, उन जगह पर इन किट्स को आप कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है, बल्कि लेस देन 1 आवर ही लगता है। बट इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सही तरीके से सैंपल लेना है, आपको नोज से और थ्रोट से बहुत ही सही तरीके से सैंपल लेना है, तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और उसके बाद सीरोलॉजिक टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट हैं, ये मोस्टली हम उन लोगों में करते हैं जहां सर्वेलेंस हमें करना होता है। जैसे पहले हम लोगों ने बताया कि काफी 80% 85% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या उनमें जो है माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि ये उनको बीमारी हुई और वो टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन वो दूसरों को ये ट्रांसफर कर सकते हैं, बीमारी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बाद में जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो जाते हैं और हम लोग अगर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो उनमें IgG पॉजिटिव पाया जाता है, तो हमें लगता है कि इन लोगों को पहले रहा होगा इन्फेक्शन, और उससे सर्वेलेंस पता चल जाता है कि कम्युनिटी में कितना % इन्फेक्शन, कोरोना या कोविड इन्फेक्शन रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। और अभी एक हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट एम्स में स्टडी करी है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि अगर आप गार्गल करके और जो उसके द्वारा जो
फ्लूइड आ रहा है उसमें भी हम टेस्ट करते हैं और उसमें देखा गया है काफ़ी अच्छी सेंसिटिविटी है। गार्गल करके फ्लूइड को कलेक्ट करके देन विल डू RT-PCR टेस्ट और CB नेट टेस्ट, तो उसको भी हम लोग करें हैं और उसका भी रिसेंटली पब्लिकेशन हुआ है और उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी मैं ये आपको बताना चाहूँगा थोड़ा, इसके बाद मैं मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इसमें एम्स को एपेक्स सेंटर बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ICMR की तरफ से एम्स को एपेक्स सेंटर बनाया गया है फॉर कोविड मैनेजमेंट ऑफ COVID-19। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसमें एक गाइडलाइन और एल्गोरिथम बनाई है जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि इसमें हम लोगों ने देखा है कि कोविड सस्पेक्ट क्या होते हैं और फिर कोविड को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। एक माइल्ड है, एक मॉडरेट है और एक सीवियर स्टेज है। सो इसमें कोविड सस्पेक्ट कौन होते हैं, जिनमें जैसे पहले मैंने बताया जिसमें हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, खांसी हो सकती है, थ्रोट में इरिटेशन हो सकता है और साथ में ILI इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स हो सकते हैं, सारी हो सकता है जिसे हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस तरह से आपको और भी चीज़ें जैसे अभी रिसेंटली पाया गया लूज मोशन भी हो सकते हैं, आपको हार्ट में एरिथमियाज भी हो सकती हैं। तो ये हाई रिस्क ग्रुप एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप है, जिसमें पेशेंट एल्डरली पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र मोर देन 60 ईयर्स होती है और पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है। जैसे हम लोगों ने काफ़ी मरीज जो हमारे सेटअप में और कंट्री से और इंटरनेशनल डेटा आ रहा है जिसमें देखा गया है डायबिटिक पेशेंट मोस्टली जिनमें अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या जिनकी उम्र मोर देन 55 ईयर्स है, 60 ईयर्स है, उस ग्रुप में देखा गया है कि काफ़ी कोरोना का इन्फेक्शन होता है। इसका एक कारण ये भी समझा जा रहा है क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ में इम्यूनिटी कम हो जाती है और जिसके कारण ये पेशेंट प्रोन हो जाते हैं कोरोना इन्फेक्शन के लिए। और फिर देखा गया है कि जिनमें क्रोनिक लीवर डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, काफ़ी मरीज हम लोगों ने देखे जो पहले डायलिसिस के लिए आते थे, उनमें कोरोना टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव पाया गया। तो अब एक ये प्रोटोकॉल बन गया है कि अगर आपको कोई भी प्रोसीजर करना है या डायलिसिस करनी है तो उससे पहले आपको कोरोना टेस्ट करना एक सजेस्ट किया जाता है कि आप कोरोना टेस्ट कर लीजिए। until if there is emergency then we do एंटीजन टेस्ट, अदरवाइज RT-PCR टेस्ट करके हम लोग इस डायलिसिस करते हैं। और फिर देखा गया क्रोनिक लीवर डिजीज हाई रिस्क ग्रुप में आती है, क्रोनिक लंग डिजीज जैसे जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, COPD है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, डिस्ट्रॉयड लंग है, ILD है। इस तरह के पेशेंट में पाया गया कि वो प्रोन रहते हैं कोरोना इन्फेक्शन के लिए। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी देखा गया जिसमें और हाइपरटेंसिव पेशेंट में कि दे आर कमिंग अंडर हाई रिस्क ग्रुप। तो ये चीज़ें हैं। और जब हम इस तरह के कोविड सस्पेक्ट हैं या हाई रिस्क ग्रुप हैं उनमें अगर हमें लगता है कि कोरोना लाइक सिम्टम्स हैं या क्रोनिक COVID-19 सस्पेक्ट हैं तो उसमें फिर हम लोग RT-PCR या एंटीजन टेस्ट करते हैं। और अगर पेशेंट को पॉजिटिव आता है और पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड स्टेज में है तब हम उसको एज पर रिसेंट गाइडलाइन हम लोग होम क्वारंटाइन प्रेफर करते हैं। और होम क्वारंटाइन पेशेंट को कहते हैं आप घर पर ही रहें, अलग रूम में रहें, अपना बाथरूम अलग रखें, खाने पीने के बर्तन अपने जो हैं अलग रखें, हैंड हाइजीन रखें, N95 मास्क लगा कर रखें और सोशल डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस अपनी फैमिली मेम्बर्स से रखें। और इसको ये देखा गया है कि आप 10 to 14 डेज होम क्वारंटाइन में रखा गया है। और उनको ये भी गाइड करा जाता है कि अपने डॉक्टर से आप टच में रहें। और अगर आपको सांस फूलता है या आपको छाती में दर्द होता है या मेंटल कंफ्यूजन होने लगता है या आपको लूज मोशन आते हैं, ये आपको आपका पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हो जाता है, 94% से नीचे हो जाता है, या आपका जो है सांस फूलने लगता है और रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 हो जाता है, तो इमीडिएटली, या आपको हाइपोटेंशन होने लगता है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करें और फिर आपको इमीडिएटली भर्ती किया जाता है।
या आपको डॉक्टर इमिडिएटली भर्ती करेगा और हॉस्पिटल में जो भी इलाज है वो दिया जाएगा। और साथ में ये भी देखा गया है कि अगर इस तरह के पेशेंट हैं उसमें गाइडलाइन में ये बताया गया है कि डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट क्या देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो डिफरेंट टाइप के हम जो ट्रीटमेंट हमें एडवाइस किया गया है कि माइल्ड में हम लोग जनरली एज पर आईसीएमआर गाइडलाइन हम लोग SCQS देते हैं और इसका ट्रीटमेंट जो है 400 मिलीग्राम BD पहले दिन देते हैं और फिर 400 OD फॉर 4 मोर डेज देते हैं। और इसका रोल देखा गया है कि हाइड्रो SCQS का काफ़ी अच्छा एंटीवायरल एक्टिविटी है। और जैसे प्रोफेसर मिश्रा ने बताया आइवर्टीन जो है ये भी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में देते हैं। और साथ में फेविपिराविर ये एक नई एंटीवायरल ड्रग है जो रिसेंटली DCGI ने अप्रूव करा है इंडिया में भी और इसको ये अवेलेबल है। इसको भी हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में देते हैं जिसके अच्छे इफेक्ट देखे गए हैं। और इसकी डोज जो है 1800 मिलीग्राम BD पहले दिन देते हैं और फॉलोअप में हम 2 हफ्ते के लिए 800 मिलीग्राम BD देते हैं। तो ये कुछ दवाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिनका काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है। साथ में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे हम बताते हैं कि आप घर में अगर आपको फीवर आता है तो आप क्रोसिन ले लें या हाइड्रोथेरेपी करें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लें और गुड डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, हाई प्रोटीन डाइट लें। इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मल्टीविटामिन लें, विटामिन C लें जिसका काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है। तो इन सब चीज़ों को लें और घर पर रहें, पैनिक ना हो, अपने डॉक्टर से टच में रहें। और अगर कोई भी बीमारी जैसे कोई भी सिम्टम्स जो मॉडरेट या सीवियर डिजीज के होते हैं वो अगर आप में हैं तो तुरंत हॉस्पिटल में आएँ, कैजुअलिटी में आएँ और कोविड हॉस्पिटल में आप तुरंत एडमिट हों। तो ऐसे ही हम लोग ने आगे देखा कि मॉडरेट पेशेंट जो होते हैं मॉडरेट स्टेज में होते हैं उनमें क्या होगा। उसमें पेशेंट को सांस फूलने लगेगी, निमोनिया हो सकता है लंग्स में। और एकदम से जैसे प्रोफेसर मिश्रा ने बताया काफ़ी लोगों को देखा गया जो एसिम्प्टोमेटिक थे बट सडनली उनको दे fell down because of they became unconscious because of underlying pneumonia or ARDS। सडनली उनके लंग्स वाइप आउट हो गए और या उनमें साइलेंट हाइपोक्सिया हुआ जो लोगों को पता ही नहीं चल पाया लेकिन सडनली उनको सांस फूलने लगा और उनको इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो मॉडरेट स्टेज की डिजीज में क्या होता है, जैसे इन पेशेंट को हम अगर हाइपोक्सिया हो रहा है 94% से कम हो रही है इनकी ऑक्सीजन लेवल, हाइपोटेंशन हो रहा है, मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है और साथ में अगर आपका सांस बहुत फूल रहा है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है। और वहाँ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ और ट्रीटमेंट भी हम लोग देते हैं। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। अगर उससे भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो आपको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन देते हैं, प्रोन पोजिशनिंग करते हैं, आपको पेट के बल लिटा देते हैं, नीचे हम तकिए लगा देते हैं जैसे कि आपको उस पोजीशन से देखा गया है काफ़ी लोगों का जो है ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हो जाता है विद ऑक्सीजन। और साथ में हाँ ये भी हम लोग ने देखा है कि हम लोग इसमें इंजेक्शन रेमडेसिविर जो बहुत ही जिसका आजकल इम्पोर्टेंट रोल आ रहा है और काफ़ी पब्लिकेशन उस पर आए हैं, रिसर्च ट्रायल हुए हैं और ये देखा गया है कि उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आप अगर मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट कर देते हैं, अगर मॉडरेट स्टेज में आप स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट्स इंजेक्टेबल ड्रग तो आपको एडमिट करना पड़ेगा मरीज को हॉस्पिटल में। सो हम लोग जनरली मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में देते हैं और इसमें जो है हम रेमडेसिविर जो है हम 6 डोजेस की देते हैं। पहले दिन हम 100 मिलीग्राम की 2 डोज देते हैं और फिर 100 मिलीग्राम एक एवरी डे फॉर 4 मोर डेज देते हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखे गए हैं, स्पेशली इन द पेशेंट हु हैव निमोनिया और साथ में इस तरह के पेशेंट जिनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है और डिसैचुरेट कर रहे हैं। और साथ में हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, इंजेक्टेबल या ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं और बेस लाइन ECG करके देख लेते हैं कि कोई आपको एरिथमियाज या कोई और कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। उसको देखने के बाद हम लोग और दवाएं साथ में ऐड कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं और ऑगमेंटिन देते हैं। ये इस तरह की एंटीबायोटिक्स का काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है। और फिर ये भी स्टडी हुई हैं और कुछ इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्लिनिकल सपोर्ट भी आ रहा है कि कन्वेंशनल प्लाज्मा का भी बहुत ही अच्छा रोल है मॉडरेट टू
मॉडरेट स्टेज में कहते हैं आपको अगर देना है तो अर्ली ही दीजिए, उसका काफी अच्छा रोल देखा गया है। लेकिन अभी इसमें भी और स्टडी करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है। और फिर ये भी देखा गया कि आप स्टेरॉयड, जो कॉर्टिकोस्टेरॉयड है, जो इंग्लैंड से एक स्टडी आई है, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉयड का बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है कि आप मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में ही कॉर्टिकोस्टेरॉयड स्टार्ट करते हैं, मॉडरेट स्टेज में ही, तो काफी बेनिफिट देखा गया है पेशेंट को। इससे पेशेंट सीवियर स्टेज में नहीं जाता है और मॉडरेट स्टेज में ही ठीक हो जाता है। तो इसमें विटामिन सी का भी रोल है, और साथ में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि माइक्रोथ्रोम्बाई लंग में हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, ब्रेन में हो सकते हैं, हार्ट में हो सकते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन दिया गया है, और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके बारे में और डिटेल में डॉक्टर सोनी बताएंगे जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं। तो ये तो अब मॉडरेट स्टेज हो गया। फिर आप अगर देखेंगे कि सीवियर स्टेज है, कब होगा सीवियर स्टेज? जब पेशेंट को ऑक्सीजन से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और पेशेंट डिटोरिएट कर रहा है ऑक्सीजन पर, प्रोन पोजिशनिंग में फायदा नहीं हो रहा और जो दवाएं दी गई उनसे फायदा नहीं हो रहा है, तब फिर हम इमीडिएटली पेशेंट को कोशिश करते हैं कि सीपैप या एनआईवी दें। और अगर उससे भी फायदा नहीं हो रहा है तब फिर हम उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखते हैं टू मेंटेन द सैचुरेशन, क्योंकि पेशेंट को अगर हम प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं करेंगे तो पेशेंट डिसैचुरेट कर जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि बहुत ही कम उसका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में हो जाएगा। तो ऐसी स्टेज में इमीडिएटली उसको आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है सीवियर डिजीज में, और इमीडिएटली इफ रिक्वायर्ड तो पेशेंट को इंटूबेट करना पड़ सकता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे भी रखना पड़ता है। और साथ में हम लोग ने जैसे रिसर्च किया कि हमें आईवी मिथाइल पेट्रोसिनोन 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे बॉडी वेट के हिसाब से हम देते हैं, और हाई डोज प्रोफाइलिस्टिक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दिया जाता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ में हम अगर पहले रेमडेसिविर नहीं दिया गया इंजेक्शन तो वो देते हैं, और स्टेरॉयड कंटिन्यू रखते हैं। और ये भी देखा गया अगर और भी एडवांस स्टेज है और हमने कुछ टेस्ट हैं जैसे साइटोकाइन स्ट्रॉम सर ने बताया, उस बारे में भी जांच करके IL-6 लेवल अगर हाई है या पेशेंट डिटोरेट कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और ट्रीटमेंट को, तो हम टॉसिलिजुमेब देते हैं 8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी के हिसाब से, और अगर जरूरत होता है तो इसको रिपीट भी करते हैं। तो ये एक आप देख रहे हैं ये एल्गोरिथम है जो हम लोगों ने एम्स में बनाई है, और इसको हम लोग फॉलो करते हैं। और इसके बाद भी कुछ नई चीज़ें आई हैं जो हम लोग ऐड करते जाते हैं, जैसे एवर्टीन के बारे में सर ने बताया, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइल्ड डिजीज में। और साथ में इन सब चीज़ों के साथ और भी जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी इसके साथ हम लोगों ने देखा कि ये ट्रीटमेंट करने के बाद और जो अभी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, एक तो रोल ऑफ BCG वैक्सीन इन कोविड-19, जैसे सर ने भी बताया कि बच्चों में ये बीमारी कम देखी गई है। तो ये कारण ये भी हो सकता है कि बच्चों में इम्यूनिटी बेटर होती है, और दूसरा ये कि उसमें इंडिया में हम लोगों ने देखा बच्चों में कम बीमारी है ये, और उसका कारण ये भी हो सकता है कि वी गिव BCG वैक्सीनेशन, और उसके कारण जिसकी इम्यूनिटी बच्चों में 10 ईयर्स तक रहती है, तो एक कारण वो भी हो सकता है कि बच्चों में ये बीमारी कम है। दूसरा ये देखा गया, रिसर्च में देखा गया और लोगों ने इस पर रिसर्च भी करी कि कंट्रीज विदाउट यूनिवर्सल पॉलिसीज ऑफ BCG वैक्सीनेशन लाइक यूरोपियन कंट्री, इटली, नीदरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनमें देखा गया कि डिजीज जो थी ये कोविड-19 डिजीज वाज मोर सीवियर and affected compared to and more affected as compared to the countries with universal and long standing BCG policy। तो ये काफ़ी इस बारे में इनिशियल स्टेज में आया और लोगों ने देखा भी कि यूरोपियन कंट्रीज और वहाँ पर काफ़ी डेथ हुई और स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन में काफ़ी डेथ हुई। और उसके बाद ये भी देखा गया कि BCG वैक्सीन में क्या रोल हो सकता है इसका। फिर इस पर काफ़ी रिसर्च स्टार्ट हुई, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में भी इसमें रिसर्च हो रही है, और हमारे इंडिया में तो हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी बड़ा ICMR ने 2 ग्रुप को प्रोजेक्ट दिया है। एक तो एम्स को लीड कर रहा है, और एक ग्रुप जो है चेन्नई का है जो ICMR TRC TB रिसर्च सेंटर, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा 6 सेंटर्स पे उन्होंने रिसर्च कर रहे हैं, और एम्स में जो लीड कर रहा है उसमें मैं PI हूँ, उसको भी हम लोग काफ़ी
हाई लेवल पर कर रहे हैं, 3-4 सेंटर हैं और ये जो है आईसीएमआर ने फंड किया है इस प्रोजेक्ट को, और हम लोग आने वाले समय में बताएंगे इसका क्या रोल है कि रीवैक्सीनेशन स्पेशली इन द हाई रिस्क ग्रुप, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि डायबिटीज पेशेंट, क्रोनिक लंग डिजीज, क्रोनिक लिवर डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक हार्ट डिजीज या एल्डरली पॉपुलेशन मोर देन 60 ईयर्स, इन सब इन तरह के लोगों में अगर हम रीवैक्सीनेट करते हैं और उसका बीसीजी वैक्सीन को रीवैक्सीनेट करते हैं तो उसका क्या रिस्पांस है फॉलोअप में, ये हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इसमें रिजल्ट आ जाएंगे। 3-4 एंड ऑफ दिसंबर या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक रिजल्ट आ जाएंगे, फिर हम आप लोगों से ये शेयर करेंगे। बट अभी तक का जो डेटा ये बताता है कि इसमें तो जो है फायदा है, और ये इसमें 2 चीजें देखी गई हैं। एक तो देखा गया है कि ट्रेन्ड इम्यूनिटी और इनहेंस इनेट इम्यूनिटी, ये जो है इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, जिसके कारण बीसीजी रीवैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने रिसर्च के लिए कहा है, और हम लोग आने वाले समय में इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी और जैसे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे हम लोगों ने आपको नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे प्रोफेसर मिश्रा ने बताया काफ़ी वैक्सीन ट्रायल में है। एक वैक्सीन मॉडर्ना mRNA वैक्सीन है जो इंटरनेशनल, जो अमेरिका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से फंड करी गई है, और उसमें ये स्टेज 3 फेज 3 में है अभी, और इसके रिजल्ट्स अच्छे देखे जा रहे हैं। ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है और जल्दी ही उम्मीद है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, और फिर हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वैक्सीन के बारे में कि जो भी वैक्सीन बनाई जाए उसका ये रोल होना चाहिए कि आने वाले समय में उसकी इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म रहे, हर्ड इम्यूनिटी है जो उसकी लॉन्ग टर्म रहे, और अगर म्यूटेशन होता है वायरस में तो उसको भी देखें कि हम किस तरह से हैंडल करेंगे। और अगर देखिए वैक्सीन बनाई जाती है तो उसका ये भी हमें फिक्स करना पड़ेगा कि 3 महीने पे देनी है, 6 महीने पे देनी है, या साल में एक बार देनी है, और उसको पूरी सप्लाई पूरे कंट्री में करनी है, वर्ल्ड में करनी है। तो इन सब चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है आने वाले समय में। और जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, और एस्ट्राजेनेका के साथ, और इंडिया में जो है पुणे पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। 2 साइट पे इंडिया में भी 3-4 साइट्स पे इसका फेज 3 ट्रायल शुरू हो गया है। तो अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो इससे भी इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी एक साइट उन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। तो होपफुली अगर ये वैक्सीन जल्दी आ जाती है तो इससे भी हमें फायदा मिलेगा, और हमारे पब्लिक को ये वैक्सीन मिलेगी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आईसीएमआर वैक्सीन, आईसीएमआर कोविड-19 वैक्सीन है, जिसे कोवैक्सीन के नाम से कहा गया है, और ये जो है आईसीएमआर भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ बनाई गई है। और ये जो है अभी फेज 2 इसका कंप्लीट हो रहा है। उसमें एम्स भी एक सेंटर है, 12 सेंटर्स पर ये वैक्सीन चल रही है, ट्रायल चल रहा है, और बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट आ जाएंगे, और होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर विद इन 3-4 मंथ्स या अर्ली नेक्स्ट ईयर में हम लोग ये वैक्सीन आ जाएगी, और फिर इससे भी काफ़ी फायदा होगा। नेक्स्ट प्लीज। तो मैं इन सब चीज़ों के साथ यहाँ पर अपनी टॉक को ख़त्म करना चाहता हूँ, और एनटीपीसी के सभी ऑफिसर्स और सभी एम्प्लॉयज़ को थैंक्स करना चाहता हूँ फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस टॉक, एंड स्पेशली प्रोफेसर मिश्रा आल्सो फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much for giving a beautiful explanation on the disease aspect and the treatment, prevention, as well as the vaccination to build our immunity and stay away from the disease. Now we have one more expert in the panel who is none other than the head of the intensive care of the COVID center at JP Trauma Center. He is Dr. Kapil Dev Soni. Let me have the privilege to introduce him.
Dr. Kapil Dev Soni is the Additional Professor of Clinical and Intensive Care, JPN Apex Trauma Center, AIIMS, New Delhi. He is currently working as Additional Professor, Critical and Intensive Care. After graduating from SN Medical College and Associated Hospital, Jodhpur in the year 2003. का कोई slide नहीं है मेरा? Yes, sir. Slide project करना है तो कर दो. जी. Is it visible, sir, now? अभी load हो रही होगी फिर. He is a member of Review Board of Journal Medicine and member of Journal Review Board, BMJ case reports, and of various professional societies and technical committees. Dr. Dev Soni has more than 20 publications in peer-reviewed journals and chapters in the textbooks, research projects as principal co-investigator and co-investigator funded by various national and international agencies. Dr. Sanjeev को वो करना पड़ेगा अपना sharing. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब आया सर? या अब आ गया. ये अनशेयर हो जा रहा है क्यों पता नहीं? नहीं आगे. It's there. आगे. Dr. Dev Soni has taken more than 50 lectures and practical skill stations over last 3 years, has delivered many lectures in international and national meetings as guest faculty, and has taken regular classes and bedside teaching of postgraduates posted in ICU. Dr. Dev Soni has been involved in designing and conducting the AIIMS Critical Care Course, ACCC, meant for increasing the quality and awareness in management of sicker patients in non-ICU areas. As a co-investigator for AITSC, Dr. Soni has actively assisted with coordinating the Delhi study site, particularly for data collection support and trauma registry for AITSC project. Thank you, Dr. Soni. I have specific questions because there has been many questions pouring in from the viewers. I would like to ask you some pertinent questions which has come from many of the viewers. The first question is, it is being advised to check the oxygen saturation levels for the COVID positive patients who are in isolation, and most of the people even without COVID-19 they are afraid, and again they are checking this COVID-19 oxygen saturation in with pulse oximeter. So my question is, what is its important and why the role of early recognition of complications of COVID-19? What is its role? नमस्कार. सबसे पहले देखिए, अगर आप इसके वायरस जहाँ से हमारे शरीर में एंटर करता है वो है थ्रू लंग्स. लंग्स पे ये जाके कुछ स्पेसिफिक सेल्स को अफेक्ट करता है, वहाँ से ये वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है. तो उसके अंदर जब ये वायरस लंग्स में जाता है और फैलता है तो बहुत जगह खून का रुकाव जो होता है वो कम हो जाता है, सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक तरह से एक मेम्ब्रेन बन जाती है. और इस वजह से लंग का जो मेजर फंक्शन है गैस एक्सचेंज करने में वो नहीं हो पाता, और उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा धीमे धीमे कम होने लगती है. इस बीमारी के अंदर जो स्पेसिफिकली देखा गया है, जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है लेकिन फिर भी मरीज को इतना एहसास नहीं हो पाता, इसको हम बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया. मतलब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है लेकिन मरीज को पता नहीं चल पा रहा है कि उसकी शरीर में ऑक्सीजन कम है. उसको ना तो कुछ एहसास होता है, ना उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, ना उसको शरीर हार्ट रेट बढ़ती है, या उसको और कोई अदर सिम्टम्स आते हैं. इसको हम हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं. देखिए 80-90% जो पेशेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जो बाकी पेशेंट्स हैं वो उसमें ये डिजीज कोर्स बहुत अलग अलग तरह से प्रेजेंट करता है, जैसे कि डॉक्टर मिश्रा ने बताया, प्रोफेसर सिन्हा ने बताया आपको. इसके अंदर हाइपोक्सिया जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है मरीज के अंदर, उसमें हाइपोक्सिया का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है. जो पेशेंट के अंदर बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है उसमें ये देखा गया है प्राय कि इन मरीजों ने बहुत लेट
अस्पताल आए हैं या उनका जो ट्रीटमेंट हुआ है वो बहुत लेट स्टार्ट हो पाया है, और इस वजह से जब जो दवाइयाँ हैं वो पूरी तरह से काम नहीं करती या बहुत लेट स्थिति में देने में ये दवाइयाँ बिल्कुल असरदार नहीं हो पाती, और उस वजह से पेशेंट या मरीज की मृत्यु होती है। सो हाइपोक्सिया अगर किसी मरीज को हो रहा है या पेशेंट को, इवन हम होम आइसोलेशन भी हमने एडवाइस किया है, तो स्पेसिफिकली जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो एल्डरली हैं या जो डायबिटिक्स हैं या जो इम्यूनोसप्रेस्ड है या जिनको कैंसर की बीमारी है या जिनमें डायलिसिस डिपेंडेंट है, उन मरीजों के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना शरीर का ऑक्सीजन की मात्रा समय समय पर चेक करते रहें। अगर वो मात्रा कम होने लगती है, 94 या उससे कम हो जाए, तो ये हम एडवाइस करते हैं कि वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचें और अपना इलाज शुरू करवाएं। अगर इसमें अगर कमी होती है या बहुत देरी हो जाती है, तब कॉम्प्लिकेशन होना बढ़ जाता है, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है कॉम्प्लिकेशन की। और उस स्थिति में अभी तक जो भी हमने मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं इस बीमारी के लिए, वो ज़्यादातर मेडिसिन वर्क करती है अगर आपने बहुत ही अर्ली अवस्था में या बहुत ही जल्दी पेशेंट को दे दी है, या फिर मॉडरेट में। अगर बहुत देरी हो गई है उसके अस्पताल में आने में, तब ये दवाइयाँ भी असर नहीं कर पाती है। इसलिए हाइपोक्सिया को मॉनिटर करना बहुत आवश्यक है। और स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा जो पेशेंट एल्डरली हैं, जो जिनको थोड़ा भी पुरानी बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंसिव है, रीनल किडनी की बीमारी है, या पहले से कोई स्ट्रोक हो रखा है, इन सब मरीजों को इम्पॉर्टेंट है वो अपनी, या अस्थमा की बीमारी है या सीओपीडी की बीमारी है, वो अपनी ऑक्सीजन की मात्राएं समय समय पर घर पे पॉजिटिव आने के बाद जरूर चेक करें। और इवन अगर मात्रा कम नहीं हो रही है, बहुत तेज बुखार आ रहा है या बहुत ज़्यादा खांसी होती जा रही है या धड़कन बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, हाइपोक्सिया में कई बार धड़कन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, अगर वो भी हो रहा है तो ये एडवाइस दी जाती है कि वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। थैंक यू सर। आजकल एक्चुअली ये हमारी एनटीपीसी में सारे एम्प्लॉयज़ को पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया है, इसलिए ये भी आपकी एडवाइस सही है कि कोविड अगर हो गया है तो आप पल्स ऑक्सीमीटर से उसका जांच करें। और कवच एप्लीकेशन, हम लोग जो होम आइसोलेशन मरीज हैं उनको हम कवच एप्लीकेशन दे रखे हैं, तो वो सुबह शाम पल्स ऑक्सीमीटर की रिकॉर्डिंग ले रहे हैं और वो एक डॉक्टर उनको मॉनिटर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको सर एक अगला सवाल है कि अभी दुनिया में देखा जा रहा है कि 80% लोगों को ये बीमारी होता है लेकिन पता नहीं चलता है, या असिम्प्टोमेटिक, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक होती है। तो और ये इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छा हो तो यू विल नॉट गेट दैट इन्फेक्शन। तो मेरा सवाल है कि कौन लोग वर्नरेबल है ये इन्फेक्शन लेने के लिए। दूसरी सवाल है कि जो लोग को कोविड हो गया तो कौन लोग ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस या उसकी खराब परिणाम कम हो। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मरीज की उम्र बहुत ज़्यादा है या उसको पहले से बीमारियां हैं, वो बहुत सारी मेडिसिन ले रहा है, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, या उसको अस्थमा की बीमारी है, या उसमें सांस लेने में तकलीफ रहती थी पहले से, या उसका कुछ कैंसर की बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है, या उसको पहले स्ट्रोक हो रखा है, या उसको और कोई बीमारी की वजह से कोई इलाज चल रहा है, ये जो ग्रुप है, ये स्टडीज़ में देखा गया है, इन पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसी ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो परिणाम हो दवाइयों का या जो ट्रीटमेंट है वो काम न करे और उसमें मृत्यु भी हो सकती है। सो ये स्पेसिफिक ग्रुप को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर इवन जब कोविड हो भी गया है तो घर पे भी उनको बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ेगी। जब भी वो घर पे भी रह रहे हैं या अस्पताल में भी आ रहे हैं, अस्पताल के अंदर भी उनको बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है इन मरीजों को। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा सिक हो रहे हैं, आप अस्पताल आ जाइए। अस्पताल में बहुत अलग अलग एरियाज होते हैं, आईसीयू होता है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट होता है, वहाँ पे इन मरीजों को मॉनिटर किया जाता है। थैंक यू सर। अभी कोविड पैंडेमिक सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल होता है, उसमें इसी दौरान डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव मरीजों को भी ये परेशानी बढ़ जाती है, अपनी शुगर कंट्रोल में नहीं आता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये सवाल है कि स्ट्रेस का ये बीमारियों के ऊपर कोविड समय में क्या असर पड़ता है और हम लोग कैसे उस स्ट्रेस को
कोविड सिचुएशन में मैनेज करें? देखिए, स्ट्रेस कोविड के अंदर अगर पेशेंट को कोविड पॉजिटिव हो गया है तो ऑब्वियसली वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। बीमारी में इतना ज़्यादा डर लगता है मरीजों को कि कई बार स्ट्रेस की वजह से भी शुगर काफ़ी बहुत बढ़ जाती है। और जब शुगर बढ़ जाती है तो इन्फेक्शन को शरीर में फैलना बहुत कॉमन होता है, बहुत जल्दी फैलने लगता है इन्फेक्शन। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके शुगर्स को कंट्रोल करें, बट स्ट्रेस जब होता है मरीज को तो वो एकदम से शुगर बढ़ा देता है, वो पीक कर देता है शुगर्स को, और इसके अंदर वायरस का फैलना, बाकी बीमारी का फैलना बहुत कॉमन है। सो स्ट्रेस को मैनेज करना, अगर आप घर पे भी आइसोलेशन में हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन करें, आप माइंडफुलनेस करें या आप योगा करें, थोड़ा सा स्ट्रेस को कंट्रोल करें। अगर स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा इसका इम्यूनिटी पे डायरेक्ट असर पड़ता है। अगर स्ट्रेस अगर कंट्रोल रहता है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, वो आपके शरीर को लड़ने, वायरस से लड़ने में मदद करती है। सो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, स्पेसिफिकली जो एल्डरली पेशेंट्स हैं या जो इवन 50 के ऊपर या 60 के ऊपर जो लोग हैं, जब स्ट्रेस हो रहा है तो वो साथ साथ में दूसरी बीमारी की वजह से भी शुगर बढ़ेगी, और वो एक एडिटिव कंपोनेंट हो जाता है शुगर को बढ़ाने के लिए। यही एडवाइस करते हैं कि स्ट्रेस को कंट्रोल करें, इससे इम्यूनिटी बेटर होती है और आपके शरीर को लड़ने में प्रतिरोधात्मक शक्ति है शरीर की, वो आपकी इंप्रूव होती है मरीज की। सो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है, जिन मरीजों को हमने डिस्चार्ज किया है वो भी अब स्ट्रेस के साथ वापस हमारे पास आ रहे हैं। उनके अंदर भी इसका हम पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम बोलते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से ही काफ़ी कॉमन है। और इन मरीजों में जो ठीक भी हो गए हैं उनके अंदर भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो परसिस्ट कर रहा है, जो इनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। सो ये वो डिप्रेशन में जा रहे हैं या वो और कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जा रहे हैं, उनके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। सो ये कहा जा रहा है कि आप माइंडफुलनेस करें, आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, इससे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलेगी। थैंक यू सर। मैं ये इम्पोर्टेंस सब लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि कोविड के समय में चाहे आप नॉन डायबिटिक हो, नॉन हाइपरटेंसिव हो, अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे डॉक्टर कपिल देव सर सोनी साहब ने बताया कि आप रोज आप मेडिटेशन करें, स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, खाना ठीक से खाएं और अच्छे से सोएं ताकि आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो। आगे मैं डॉक्टर मिश्रा को ये पूछना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, हमने तो 6 महीना ये लॉकडाउन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड द मोस्ट डिसरप्शंस हमने ये देख लिया है। सर, आपको क्या लगता है सर आगे 6 महीना हमारा कैसे बीतेगा? कैन यू जस्ट फोरसी हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड द नेक्स्ट 6 months? Yes, it's a very pertinent question. ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम सबकी ये आज चिंता है कि ये पेंडेमिक किस तरफ जा रहा है और कितनी जल्दी इससे निजात मिल सकती है। और उससे पहले मैं थोड़ा डॉक्टर कपिल, चूंकि अभी उनका चल रहा था, तो मैं उनसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ डॉक्टर कपिल से कि पेंडेमिक के दौरान आईसीयूज में जो ये अवेक प्रोनिंग का कंसेप्ट आया, इसके बारे में जरा आप सबको खुल के बताएं। देखिए, क्योंकि मरीजों के अंदर काफ़ी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो ये एक अवेक प्रोनिंग, मतलब अगर आप अपने पेट के बल लेट जाएं, आपके सोते वक्त अगर आप पेट के बल लेटें तो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। इसका एक इसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा स्वयं ही बढ़ने लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मरीजों में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल बॉर्डर लाइन है या कम हो रही है, हम सबसे पहले उन पे अवेक प्रोनिंग ट्राई करते हैं। और ये हम घर पे भी अगर मरीज को बोलते हैं कि आप घर पे भी रहें, आइसोलेशन में रहें, तो आप अपने आप को अवेक प्रोनिंग करते रहें, मतलब आप अपने पेट के बल लेटे रहें। उससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा स्वयं ही बढ़ जाएगी बिना किसी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के सप्लीमेंटेशन से। धन्यवाद, थैंक यू। एक डॉक्टर संजीव सिन्हा से मैं और पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बीसीजी के बारे में बताया और बाकी वैक्सीन्स के बारे में बताया बहुत विस्तार से, और सारे ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया, माइल्ड ट्रीटमेंट, मॉडरेट टू सीवियर ट्रीटमेंट। एमएमआर वैक्सीन का भी बीच में मेंशन हुआ कि एमएमआर वैक्सीन बच्चों में जब ये नहीं देखी जा रही है बीमारी
उस लेवल पे जितनी एडल्ट्स में देखी जा रही है, तो ये सामने आया कि सभी को MMR वैक्सीन लगती है और इसका रोल सामने आया और लोगों ने लगवाई MMR वैक्सीन कोविड से बचने के लिए। इस विषय में आपका क्या कहना है और क्या इस पे कोई ICMR ने इनिशिएटिव लिया है, कोई ट्रायल इस पे करने के लिए कोविड? सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो BCG का रोल जैसे मैंने बताया कि ये जो है ट्रेन्ड इम्यूनिटी एंड इनहेंस्ड इनेट से बचाव। कैन यू हियर मी सर? ठीक हूँ, आप बताएं। हाँ, कैन यू डॉक्टर बेहरा, कैन यू हियर? यस सर। ओके सर। तो सर जैसे मैंने बताया कि BCG वैक्सीन का भी काफी अच्छा रोल देखा गया है और बच्चों में इसका इफेक्ट देखा गया है। उसी तरह से आपने जो MMR वैक्सीन का रोल बताया, तो इसका रोल जो समझ में आता है और जो भी रिसर्च हुई है उससे ऐसे लगता है कि एंटीवायरल एक्टिविटी है जिसके कारण जो इफेक्ट देखा गया है बच्चों में। बट अभी कुछ डिफरेंट रोल या कोई बिग रिसर्च ट्रायल या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस बारे में नहीं हुए हैं, तो इस स्टेज पे बहुत ज्यादा मैं नहीं बता सकता हूं। बट आने वाले समय में जरूर इससे रिलेटेड जो रिसर्च हो रही है उनके पब्लिकेशन के बेसिस पे हम लोग डिटेल में बताएंगे। और डॉक्टर बेहरा, एक डॉक्टर अशोक गणेश ने एक सवाल पुटअप किया है चैट बॉक्स में, रोल ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो डॉक्टर अशोक, एंटीजन टेस्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू RT-PCR. None of these tests are in isolation. Like RT-PCR is still considered the gold standard, but it continues to have almost 30% false negative. Means जिनमें बीमारी है, वायरस है, लेकिन वो नहीं आ रहा है। उसके कारण है जो डॉक्टर संजीव ने भी बताए, मैंने भी बताए कि जो आप स्वाब लिया गया, नेजल स्वाब, थ्रोट स्वाब, वो प्रॉपरली नहीं लिया गया, प्रॉपरली उसको जो प्रिजर्वेटिव उसमें डालते हैं मीडिया में उसमें नहीं डाला गया, ट्रांसपोर्ट माध्यम ठीक नहीं रहा, या टेस्ट बहुत देर में किया गया, और कई उसके कारण देखे गए। इसी प्रकार से एंटीजन टेस्ट के भी फॉल्स नेगेटिव है, लेकिन अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव होता है। ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वायरस अगर नहीं उसमें आएगा तो वायरस का जो एंटीजन है उसकी सरफेस पे, उससे वो रिएक्शन होती है। आपका जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, 95% एंड इन एक्सेस ऑफ दैट। लेकिन इसमें जब तक एंटीजन नहीं आएगा तो जितना वायरस ज्यादा होगा उतना आएगा। तो डॉक्टर संजीव के डिपार्टमेंट में ये कभी इस पर थोड़ी स्टडी हुई है, एक छोटी सी, जो उन्होंने पब्लिकेशन के लिए भी भेजी है मेडिसिन डिपार्टमेंट ने, जिसमें उन्होंने नाक को साफ करके, ड्राई करके फिर स्वाब जब लिए हैं दोनों नॉस्ट्रिल से, उसकी यील्ड बहुत ज्यादा आई एंटीजन टेस्ट में। तो ये जो स्वाब ले रहा है उसकी बड़ी कलाकारी है इसमें, इस टेस्ट को पॉजिटिव लाने में। और ये इसमें देखा गया कि अगर इतना प्रिकॉशन सब लोग लें और इतना केयरफुल मेटिकुलस कलेक्ट करें स्वाब को, तो पॉजिटिविटी 90% तक जा सकती है इसकी एंटीजन टेस्ट की। अदरवाइज कभी 60% होती है, कभी 70% होती है। तो ये टेस्ट की गुणवत्ता पे सवाल नहीं है, ये बहुत सारे इसमें गैप्स होते हैं, पिटफॉल्स होते हैं कि कलेक्ट कैसे किया गया ये स्वाब। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, और ये इस कॉम्प्लीमेंट्री है जैसे मैंने कहा RT-PCR के लिए। तो इसमें स्क्रीनिंग जो क्लस्टर्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं ज्यादा इन्फेक्शन है और उसके सराउंडिंग एरियाज में, अगर हमको, अब जैसे दिल्ली में सर्वे हुए, सीरो सर्वे हुए, तो वो आप एक लिमिटेड पॉपुलेशन में कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी भी कॉस्ट होती है करने की। एंटीबॉडी देखी जैसे इन्होंने पहले 21,000 सैंपल में देखी, फिर 15,000 सैंपल में देखी, और उसमें लगभग 1/3 लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई, जो लोग जिनको कोई बीमारी हुई नहीं। तो ये कम्युनिटी में इन्फेक्शन हुआ है इसमें। इसी प्रकार से एंटीजन टेस्ट से अगर किसी को सिम्टम है, फिर तो अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो आपको RT-PCR के लिए जाना पड़ेगा उसमें। अगर सिम्टम नहीं है और एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो वो बहुत सारे लोगों को एक गाइडेंस देगा कि आप आइसोलेट करें अपने को, क्योंकि आपको इन्फेक्शन है, चाहे सिम्टम है या नहीं है। तो 2 हफ्ते जो आइसोलेशन रिकमेंडेड है वो उन सब में लागू होता है जिनमें एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया है।
क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक होते ही वो भी संक्रमण दे सकते हैं दूसरों को। तो ये एक समस्या हुई है। अब डॉक्टर बेहरा का जो सवाल है, डॉक्टर बेहरा, एक ग्रुप है, वैसे बेस्ड ग्रुप है, सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स एंड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स। इनका प्रिडिक्शन मार्च में ये था, ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं ये लोग, ये ग्रुप है, नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप है, वॉशिंगटन बेस्ड, कि भारत में मई तक लगभग 10 से 20 मिलियन केसेस होंगे। और बहुत सारे लोगों को इसमें, जो उनका प्रेडिक्शन था, बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने कहा कि लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होगी और आईसीयू केयर की आवश्यकता होगी, जो नेचुरल है, इन्फेक्शन अगर इतने सारे लोगों में होगा। और 22 जुलाई उन्होंने ये कहा था करीब 50 मिलियन लोगों में ये इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन वो जो उनका प्रेडिक्शन था वो सही नहीं उतरा। और ये बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस हुए हैं दुनिया को लेके, लोगों ने, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, बायो स्टैटिशियंस हैं, ये अपना करते हैं इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया, तो जितना रैपिड इन्फेक्शन बढ़ना था उतना रैपिड बढ़ा नहीं लॉकडाउन की वजह से। तो लॉकडाउन से फायदा जरूर हुआ इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने में और तैयारी करने में, ये 2 फायदे हुए। लेकिन जैसे ही अनलॉकिंग शुरू हुई, लोगों ने ये मान लिया कि अनलॉकिंग इसीलिए की है सरकार ने कि ये ठीक हो गया और अब प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है। उसका नतीजा अब हम देख रहे हैं। मैं अभी कल परसों जा रहा था जयपुर गुड़गांव से, और एक ट्रक में करीब 100 लोग भरे होंगे खचाखच, और किसी के मुंह पे कोई कवर नहीं था, और खचाखच जब भरे होंगे एक ट्रक में 100 लोग, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें से 4 लोगों को भी अगर इन्फेक्शन है तो वो सारे 100 को इन्फेक्शन देंगे। और ये हो रहा है आज भारत में, जो हमारे गांव में भी और छोटे शहरों में जो बढ़ रहे हैं वो केसेस इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि लोग, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू इसीलिए नहीं की जा रही है कि ये इन्फेक्शन एकदम से बढ़ाएगा। अब इसमें आप ये देखें कि जो प्रेडिक्शन, अब एक MIT का प्रेडिक्शन आया है, MIT इज ए वेरी रेपुटेड यूनिवर्सिटी इन USA, तो बड़ा स्केरी है वो भारत के लिए। वो तो कह रहे हैं 2021 के अंत तक 3 लाख केस रोज होंगे। अब ये चीजें, इनमें बहुत सारे फैक्टर्स ये अकाउंट नहीं करते हैं ये लोग जब प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारी जो किस तरह से इन्फेक्शन अभी बढ़ रहा है, तो बहुत सारी बार ये प्रेडिक्शन सही नहीं निकलते हैं। और क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, दोज फैक्टर्स which have not been taken into account, जिनका कोई लेखा जोखा उन्होंने नहीं किया है। तो अभी भारत में मैं ये कहूंगा कि हम जिस तरह से अभी टेस्टिंग बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने की संभावना है, आज हम लगभग 4 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं और 2 लाख टेस्ट से ऊपर भी पहुंच गया एक दिन का टेस्टिंग नंबर। लेकिन ये मानना जरूर है कि अब ये लोगों के हाथ में, सरकार को जो करना है वो सरकार कर रही है, टेस्टिंग बढ़ानी है सरकार बढ़ा रही है, इसी वजह से ज्यादा लोग डिटेक्ट हो रहे हैं रोज 70,000 75,000। अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो वो संख्या कम रहेगी। तो अब लोगों को अगर ये इस पेंडेमिक से निकलना है तो लोगों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो NTPC के परिवार हो चाहे आम जनता हो, कि हमें जो प्रिवेंटिव, जो बचाव के जो उपाय हैं वो हम सबको, मतलब उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो फॉलो करने के। आपने देख लिया चीफ मिनिस्टर्स को हो गया इन्फेक्शन, आपने देख लिया गवर्नर्स को हो गया इन्फेक्शन, आपने देखा बड़े बड़े टीवी सिनेमा स्टार्स को हो गया इन्फेक्शन। तो कोई इससे इम्यून नहीं है आज, इस तरह से ये इन्फेक्शन हो रहा है। और जरा सा भी हम इसमें ब्रीच करेंगे प्रिकॉशन में, इसीलिए जो हेल्थ केयर में खासतौर से ये समस्या आ रही है कि किस तरह से इलेक्टिव ऑपरेशंस को वापस लिया जाए, फिर से शुरू किया है। तो किया है लोगों ने, मैंने भी किए हैं कुछ ऑपरेशन, सारे प्रिकॉशंस लेके। कोविड टेस्ट करते हैं, वो नेगेटिव होता है, लेकिन उसके बाद भी OT में हम पूरा PPE किट, सारे शील्ड लगा के फिर कर रहे हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर्स को पेशेंट से डिस्टेंस बना के पूछना है और साथ में प्रिवेंटिव शील्ड जरूर इस्तेमाल करनी है, तभी हमारा बचाव हो सकता है। क्योंकि हम लोग को इम्यून नहीं है, हम लोगों को भी इन्फेक्शन होता, और कई बार डॉक्टर्स ये बात भूल जाते हैं। तो जो प्रिवेंशन हम आम जनता को कह रहे हैं वो डॉक्टर्स को भी लेने हैं, वो NTPC के परिवार में सबको लेने, क्योंकि एक जने को हो जाता है तो परिवार में भी सबको होता है। ये देखिए जुकाम खांसी भी
परिवार में एक जने को होता था, फिर सबको हो जाता था, लेकिन वो उस समस्या उतनी नहीं थी क्योंकि उससे इतनी मृत्यु दर नहीं थी। आज कोविड की जो मृत्यु दर है वो हमारे मुल्क देश में तो फ्लू से ज्यादा है, कॉमन फ्लू से ज्यादा है। यूएसए में हालांकि कहते हैं हर वर्ष 60 से 70 हजार लोग कॉमन फ्लू से भी मृत्यु होती है यूएसए में। तो इसी वहां पे फ्लू का जो वैक्सीनेशन है लोग हर साल लगवाते हैं, उससे भी प्रोटेक्शन कोई 100% नहीं मिलता, 60% लोगों को उसमें प्रोटेक्शन मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि पैंडेमिक से को निकलने में अब जनता का सहयोग अगर नहीं होगा तो ये पैंडेमिक लंबा चलेगा। और क्योंकि उसमें प्रत्येक व्यक्ति, आज देखिए ना, हर जगह हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारी कम्युनिटी में, अगर हम मॉल जा रहे हैं, सिनेमा हॉल जा रहे हैं, कैसे डिस्टेंस करेंगे, साथ बैठ के खाना नहीं खाना है, ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों अभी चलना है। ये काम पे आप जाएं लेकिन डिस्टेंस बना के रखें, फेस कवर करें, साथ में बैठ के पूल लंच, पूल डिनर नहीं करें, क्योंकि जिसको एसिम्प्टोमेटिक है उसको 14 दिन बाद वो इन्फेक्शन नहीं देगा फिर, तो उससे बचने की जरूरत है जिनको इन्फेक्शन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती हम सबके लिए है, ये ईच वन ऑफ अस फेसिंग दिस चैलेंज कि अपने को कैसे बचाएं और दूसरे को कैसे बचाएं। उसका बड़ा सिंपल है, जैसे डॉक्टर संजीव ने बताया, 6 फीट का डिस्टेंस, फेस और नोज कवर, और अगर वो कवर कर लेंगे तो हमारा जो हाथ बार बार लगता है मुंह और नाक पे, वो भी नहीं लगेगा, उससे भी बचाव होता है। क्योंकि अब कहीं पे भी आप लिफ्ट में जा रहे हैं, अपना ये नकल यूज करिए बटन दबाने के लिए, इंस्टेड ऑफ फिंगर का टिप यूज करें। कहीं भी दरवाजा हैंडल कर रहे हैं तो अगर बिना आप इससे छुए कर सकते हैं, उसको कोनी से कर सकते हैं, जो आपके फेस पे नहीं जा रहा हिस्सा शरीर का। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जो सब लोग ले सकते हैं। अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए योग करें, कपाल भारती करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, और इससे बहुत आपको स्ट्रेस भी कम होगा और ये आपका रेस्पिरेटरी रिजर्व भी बढ़ाएगा। तो अगर आपको कोविड है भी तो आपको हाइपोक्सिया में जाने से ये रोकेगा। तो ये, और खाने पीने का अपना ध्यान पूरा रखना है, और जो भी बहुत ज्यादा इसमें कॉमर्शियलाइज्ड आइटम्स इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर नहीं लेने की आवश्यकता है, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, घर में आप जो जैसे लहसुन का उपयोग है, अदरक का उपयोग है, हम लोग वैसे ही करते हैं खाने में काफी, तो उसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इस दौरान। हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सब का जो कंजम्पशन है ये बढ़ाएं। दूसरा, जो लोग, जिन लोग नॉनवेज लेते, नॉनवेज से कोई इस इन्फेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है, और कोई इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि नॉनवेज अच्छी तरह से बना हुआ हो। तो ये सवाल पहले बहुत होता था शुरू में, अप्रैल मई में, कि साहब नॉनवेज खाएं कि नहीं खाएं। तो अगर पका हुआ है नॉनवेज, अच्छे से बनाया हुआ है, तो उससे कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो मैं ये कहूंगा कि अब जो पैंडेमिक का जो ग्राफ है कब फ्लैटन होगा। देखिए, दिल्ली में कम हो रहा है, बॉम्बे में कम हुआ है, चेन्नई में कम हुआ है, टेस्टिंग बढ़ी है, इन्फेक्शन कम हुआ है, क्योंकि संक्रमित और असंक्रमित को अलग करने की बात है। तो अगर लोग खुद भी अपना ध्यान रखें, दूसरों को ध्यान रखें, तो ये इससे काफी हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अभी ये इतनी जल्दी काबू में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत इन्फेक्टिव है ये, बहुत जल्दी ये लगता है। इसलिए लोगों को अपना गार्ड लोअर नहीं करना है, अपना एहतियात कम नहीं करने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज पेंडेमिक से बचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अहम बात बताया कि हम लोग को अभी और कुछ दिनों, कुछ महीने तक इसको, हमारी गार्ड को हाई करके रखना होगा, और देयर इज नो श्योरेस्ट वे कि हम प्रिवेंशन को सारा कुछ प्रैक्टिस करें। सर, हमारे पास करीब मोर देन 300 to 350 क्वेश्चंस है। दिस इज इन यूट्यूब। बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं आप, इसीलिए मैं सारा नहीं कर रहा हूँ। एक पर्टिनेंट क्वेश्चन आया है, आई मे आस्क इट टू डॉक्टर कपिल देव सोनी, कि ज्यादातर लोग अभी मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करते हैं एंड दे हैव बीन एडवाइज्ड टू वेयर मास्क व्हेन दे कम आउट ऑफ देयर हाउस। सो ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम एक्सरसाइज करते समय मास्क पहने या नहीं। देखिए, अगर आप लाइट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आप मास्क जरूर पहने। अगर आप मास्क बहुत हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसमें आपको बीच बीच में मास्क आपको हटाना पड़ेगा, और वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके आसपास और कोई ना हो। ठीक है, हैवी एक्सरसाइजेस के अंदर कई बार आप कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत बढ़ सकते हैं शरीर के अंदर, और उस कंडीशन में आप कुछ समय तक
मास्क हटा के कुछ लंबी सांस ले सकते हैं, बट आप ये इंश्योर रखें कि आपके आसपास एटलीस्ट 6 फीट तक कोई और दूसरा पर्सन ना हो, ठीक है। और अगर आप लाइट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आप अगर आप वॉक कर रहे हैं या सिंपल पार्क में वॉक कर रहे हैं या ब्रिस्क वॉक भी कर रहे हैं तो आप मास्क जरूर पहने। ओनली इन हैवी एक्सरसाइजेस आई वुड से कि आपको मास्क बीच बीच में हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जब बॉडी में बहुत ज़्यादा CO2 बढ़ जाएगा तो आपको हेडेक होगा और भी समस्याएं आपको आ सकती है जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत बढ़ जाएगा। बट अगर आप लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप जरूर पहने। हैवी एक्सरसाइज में आप मास्क को कुछ समय तक हटा के लंबी सांस लें और इंश्योर करें कि आपके आसपास और कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रिवेंशन आता है कि हम लोग जितने भी प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हैं फिर भी कहीं कहीं हम चूक जाते हैं, और स्पेसिफिकली सरफेस कांटेक्ट से ये स्प्रेड कैसे रोका जा सकता है, और अगर हम वेजिटेबल्स और मिल्क लेते हैं तो उसको कैसे सैनिटाइज करें। दिस क्वेश्चन इज ओपन, एनीबडी कैन फ्रॉम द पैनलिस्ट कैन आंसर दिस। और सरफेस से मैं सबको ये बिल्कुल भरोसा देना चाहता हूँ कि ये बहुत मामूली वे है ट्रांसमिशन का। शुरू में बहुत हाइप थी इसकी, हम सब जितने भी हमारे कुरियर आ रहे थे, डिलीवरी हो रही थी, हम सब धूप में रख देते थे। 2 मिनट आप धूप में रख दें काम हो जाता है। कोई भी चीज धूप में रखी जाने वाली चीज है उसको धूप में रख दें, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। या अगर इमीडिएट यूज नहीं करना है तो उसको छोड़ दें 2 दिन घर में। कोई मान लीजिए दाल आई एक पैकेट में, उसको छोड़ दें पैकेट को कहीं पर रख के। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल चिंता तब करनी है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है आपके घर में जिसको कोविड है और वो एक कमरे में है। अब उस कमरे में आप बहुत ज्यादा नहीं जाइए। जो एयरबॉर्न की भी बात आई थी बीच में कि वो एयरबॉर्न हो सकता है, तो वो एयरबॉर्न उसी तरह से होता है कंटेन्ड एनवायरनमेंट। अगर एसी एनवायरनमेंट है, कमरा छोटा है, वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे एक तो कोशिश करें कि जितनी भी मीटिंग्स, जितनी भी गेट टुगेदर भी अगर करते हैं छोटी मोटी, तो वो ओपन एनवायरनमेंट में करें जहां वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो। वेंटिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कोविड से बचने के लिए। और घर में अगर कोई व्यक्ति को कोविड है और आप उनकी देखभाल कर रहे हैं तो मास्क लगा के जाएंगे अंदर। तो ये कोविड से मैं ये कहूँगा बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अपना हैंड हाइजीन अगर थोड़ा रखेंगे, फेस कवर करेंगे, तो वैसे ही फेस पे आपका हाथ नहीं जाएगा अगर आपने कोई सरफेस छू भी ली है जिस पर शायद किसी ने टच किया हो जो इन्फेक्शन था। तो ये जो शुरू में ये जरूर हाइप हुई थी इसकी, और बाद में लोगों ने स्टडी किया, और एक ये जर्मनी से एक्चुअली शुरू हुआ था कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का एक CDC ने फिर स्टडी करी तो देखा ये गया कि वायरस जरूर स्टे कर सकता है सरफेसेस पे, लेकिन वो बहुत पावरफुल माध्यम स्प्रेड का नहीं है। स्प्रेड का माध्यम अभी भी पर्सन टू पर्सन है और ड्रॉपलेट से है, ज्यादातर क्लोज प्रॉक्सिमिटी से है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट से है, एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट से। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। ये निकल के आया है कि हम लोग कहीं किसी से मिलने से 2 मीटर की दूरता मेंटेन रखें, और हमारी ऑफिस स्पेस या घर की स्पेस को वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, एंड सैनिटाइजेशन की मेजर। सर और एक सवाल आया है कि दैट इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम यूज कर सकते हैं क्या फॉर प्रिवेंशन। डॉक्टर संजीव इसका जवाब। हाँ, ऐसा कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें देखा गया है कि अगर हमें एसिक्वेस देना है तो प्रिकॉशन कुछ लेने होते हैं, और साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देखनी होती है कि ECG करा लेना चाहिए पहले कि कोई कार्डियक साइड इफेक्ट तो नहीं है, बिकॉज क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है इसमें और अरिथमियाज भी कई बार हो जाती हैं। तो बी सेफर साइड, और उसके इन सब टेस्ट के बाद ही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, जो पहले 3 महीने में कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। अगर कोई दिक्कत नहीं है, प्रिवेंशन के लिए अगर ले रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो अपने ऑप्टिशियन से सलाह लें। 3 महीने के बाद दवाई का उतना रिस्क नहीं है। और जैसे डॉक्टर संजीव ने कहा कि जो यही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बहुत कंट्रोवर्सी हुई डॉक्टर बेहरा शुरू में, और ये जानबूझ के की गई थी कंट्रोवर्सी। आपने देखा कुछ पेपर्स थे जो पब्लिश हुए लांसेट में और NEJM में, और वो रिट्रैक्ट करने पड़े उनको वो पेपर्स। तो ये जो बहुत रेपुटेड जर्नल्स की भी रेपुटेशन क्वेश्चन मार्क हुई है अभी रिसेंट टाइम्स में।
और वो बड़ा स्वेडेड से थे कि वो रेमडेसिविर को प्रमोट करना चाहते थे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डज नॉट वर्क इन सीवियर इलनेस और मॉडरेट इलनेस, इट ओनली प्रिवेंट्स और वर्क्स इन माइल्ड इलनेस जैसे फेविफ्लू है, फिवापिरावीर है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लक्षण शुरू होते ही अगर लेनी है तब फायदा करेगी। लक्षण पूरे हो गए उसके बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत ज्यादा काम नहीं करती है। इसी प्रकार से फेविफ्लू भी नहीं काम करती, उसमें फिर रेमडेसिविर आजकल दे रहे हैं जैसे डॉक्टर संजीव ने बताया। तो और दूसरी बात हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, देखिए जो कॉम्प्लिकेशन है जैसे हार्ट पे इफेक्ट है, इतने रेमेटोलॉजिस्ट से हमारी बात हुई है, लाखों मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सालों साल मिलती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए और ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए। कह रहे हैं हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि किसी को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से ऐसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई और कोई मर गया, लेकिन ये एक दो पेशेंट्स हुए होंगे, एल्डरली पेशेंट्स हुए होंगे जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कुछ बात होगी और उसमें कोई एडवर्स हुआ तो उसको बहुत ज्यादा हाइप कर दिया गया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि दूसरी एक और बात होती है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं कोविड अगर है और किसी की डिलीवरी हुई है, तो उसका जवाब ये है कि अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई है, डॉक्टर संजीव ऑल्सो कैन टेल, जिसमें वो कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की जा सकती है। लेकिन कोविड जो वायरस है वो शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है और देखा ये गया है कि लिवर में भी पहुंच जाता है, जो ऑटोप्सीज हुई हैं उनमें और जगहों पे भी है, लेकिन अभी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू क्योंकि इतनी इनेट इम्यूनिटी होती है, अभी तक ये आया है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जा सकती है। थैंक यू सर। अभी बहुत सारे अप्रिशिएशंस भी आए हैं एंड वी हैव बीन टॉकिंग ऑन दिस वेबिनार फॉर लास्ट क्लोज टू 2 आवर्स। अभी 2-3 पर्टिनेंट क्वेश्चंस है कि व्हेन आर वी एक्सपेक्टिंग द वैक्सीन्स टू बी डिलीवर्ड टू अस सर? ये सबके मन में सवाल है कि कब ये आएगा ताकि हम लोग थोड़ा लगा के शांति से। तो बड़ा स्वाभाविक सवाल है, हम सबका ही है, हमारा भी है, जैसे बाकी एनटीपीसी परिवार का है ये सवाल। हम सब चाहते हैं कि वैक्सीन आए, जल्दी आए। देखिए जो वैक्सीन की हिस्ट्री रही है बनाने की किसी भी बीमारी के खिलाफ संक्रमण को रोकने के लिए, चाहे वो स्मॉल पॉक्स रहा हो, मैं तो 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट था डॉक्टर बेहरा जब स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ, मैंने मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया था स्मॉल पॉक्स के लिए। फिर पोलियो का सबने देखा किस तरह से अभियान चल रहा और पोलियो इरेडिकेट हो गया। समस्या ये है कोविड वैक्सीन की, एक तो हम वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। इन वैक्सीन्स को बनाने में 5 से 10 साल लगे और वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है बड़ी जटिल होती है और क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि हम ये नहीं चाहते किसी को वैक्सीन देने के बाद बीमारी हो, ये बहुत बड़ा एक सवाल रहता है हमेशा। अगर एक को भी हो गई, 1 in million भी हो जाएगी, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता बहुत वैक्सीन के साथ, क्योंकि आप अच्छा करने के लिए दे रहे हैं और उससे खराब हो जाए तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसको भी दिक्कत आएगी। इसलिए अभी जो ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन के, जितने 200 करीब कैंडिडेट हैं सारी दुनिया में जो वैक्सीन कैंडिडेट बने हैं और भिन्न भिन्न देशों में चल रहे हैं। भारत में 3 कैंडिडेट जैसे हम लोगों ने बताया कि एक भारत बायोटेक ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जो है उसका फेज 1 और फेज 2 ट्रायल संपन्न हो गया है और उसके रिजल्ट्स एनालाइज हो रहे हैं और फेज 3 ट्रायल शुरू होगा उसका, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की थी। फिर दूसरा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलके कर रहे हैं और उसमें उसका भी फेज 3 ट्रायल शुरू हो गया है और DCGI ने परमिशन दे दी है उसकी। तीसरा जाइडस कैडिला अपने लेवल पे बना रहे हैं, उसके लिए भी परमिशन मिली हुई है। सबकी उम्मीद, देखिए ट्रायल में टाइम क्यों लगता है, जैसे डॉक्टर संजीव ने कहा कितनी डोज दी जाएंगी, कितने दिन के अंतर पे दी जाएंगी, क्या एंटीबॉडीज बन रही हैं, उसकी बन रही हैं तो कितने दिन रह रही हैं, टाइम इन सब बातों में लगता है। लेकिन इसमें चूंकि फास्ट ट्रैकिंग की गई है, जो एजेंसीज हैं हमारी लाइसेंसिंग एजेंसीज, उन्होंने इनको फास्ट ट्रैक पे किया है। जैसे रेमडेसिविर भी आज ये ट्रायल के तहत परमिशन मिली है इसको, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट है इसका। जो फेविपिरावीर और ये जो रेमडेसिविर है, दोनों को ट्रायल के लिए परमिशन दी है DCGI ने, लेकिन देखा गया है कि हाँ इसमें वायरस एलिमिनेशन जल्दी होता है रेमडेसिविर देने से मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में। और इसी प्रकार से साइटोकाइन स्टॉर्म को टोसिलिजुमैब से
फायदा होता है अगर जल्दी आप दे दें। मॉडरेट केसेस में, बहुत सीवियर केस में इनसे फायदा नहीं हो रहा है, फिर ये देखा गया है। डॉक्टर कपिल इसके बारे में जो बताएंगे। तो मैं यही कहूंगा लोगों से थोड़ा सा पेशेंस रखें। साल के अंत तक या अगले साल शुरू जनवरी फरवरी तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त में अपने जो लाल किले से यही कहा था कि हमारी सारी तैयारी है। जैसे ही साइंटिस्ट हमको ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हाँ ये मैस वैक्सीनेशन के लिए तैयार है फेज 3 ट्रायल के बाद, तो हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है वो तैयार है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है सारे देश के लिए वो तैयार है। वो डॉक्टर पॉल ने भी कहा है, जो हमारे नीति आयोग के मेडिकल के मेंबर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जैसे ही तो, और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोडक्शन में हमें तीनों वैक्सीन एक तो भारत में प्रोड्यूस होंगी। भारत 60 से 70% वैक्सीन भारत से एक्सपोर्ट ही है सारी दुनिया को होती हैं आज की तारीख में। रशिया भी हमसे संपर्क कर रहा है कि मैस प्रोडक्शन के लिए रशिया भारत आ सकता है अपनी वैक्सीन के साथ। सबसे बड़ी बात थी कि सेफ है कि नहीं वैक्सीन जो बन गई है, तो सेफ्टी ऑलमोस्ट इंश्योर हो गई है फेज 1 और फेज 2 ट्रायल। फेज 1 में सेफ्टी ही देखी जाती है, फेज 2 में इम्यूनोजेनिसिटी भी देखी जाती है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्ड कर रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो वो अब चल रहा है इस समय, और उसके बाद फिर फेज 3 शुरू होगा, जिसको देने के बाद फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन देखा जाएगा, कितनी क्वांटिटी में बन रही है, कितनी क्वालिटी उसकी है, डिसअपियर तो नहीं हो रही। जैसे इन्फेक्शन के बाद हमने देखा एंटीबॉडीज डिसअपियर हो रही हैं और 3 महीने के बाद तो मिलती नहीं है किसी के शरीर में। अभी जो एक हांगकांग का केस मशहूर हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जो हांगकांग में जिसको कोविड हुआ था, वो ठीक होके कोविड का फिर वो विदेश दौरे पे गया, वो फ्रांस गया और स्पेन गया और यूके से वापस आ रहा था, तो रूटीन चेकअप में उसके सलाइवा से कोविड का टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आ गया। वो उसको कोई लक्षण नहीं थे, और ये मशहूर ये केस इसलिए हो गया कि इसका जो वायरस का जीनोम था वो 24 कैरेक्टर्स पे डिफरेंट था कोविड-2 से, इसलिए इसकी चर्चा बहुत हुई अभी पिछले 1 हफ्ते में। लेकिन उसका नतीजा यही निकला, सार उसका यही था कि चूंकि, और उसमें एंटीबॉडी नहीं मिले पिछले इन्फेक्शन के, तो उसका सार यही निकला कि जो इन्फेक्शन हो रहा है हम लोगों में कोविड का, वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बिल्ड कर रहा है हर एक में। इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी भी सब में काम नहीं करती है, क्योंकि हम कोई टेस्ट तो कर नहीं रहे उसका देने से पहले। तो ये जो चीज है ये समझना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। इसमें अगर डॉक्टर संजीव कुछ ऐड करना चाहे, डॉक्टर कपिल, तो मैं उन दोनों रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐड करें। सर मैं 2 चीज ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस कमेंट्स। फर्स्ट थिंग यू आस्क्ड अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग। सो एज पर WHO गाइडलाइन, breast feeding can be done. The patient like pregnant, a breastfeeding woman who is having mild to moderate stage, अगर सीवियर स्टेज है तब फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं। और ये भी प्रिकॉशन रखना है कि रेस्पिरेटरी हाइजीन रखना है, आपको N95 मास्क यूज रखना है, हैंड हाइजीन रखना है, और आपको सरफेस हाइजीन रखना है। जो ब्रेस्ट के अराउंड स्किन है उसको भी प्रॉपरली आपको हाइजीन करके आपको ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड है। बट सिक पेशेंट जो हैं उन पेशेंट में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए नहीं अलाउ करा गया है। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग SCQS इन COVID-19 पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन। तो देयर आर डेटा व्हिच इज शोइंग यू कैन यूज इट सेफली, बट अभी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल और वो कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ एक आर्म में कम डोज दी है, 200 मिलीग्राम दी है, और एक में 400 मिलीग्राम दी है। तो आने वाले समय में ये और डिसाइड हो जाएगा कि डोजिंग का कुछ मॉडिफिकेशन करना है कि नहीं, बट देयर इज लिटरेचर व्हिच सेज यू कैन गिव इट। सो ये 2 चीजें मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। और एक बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन मैं छोटी मैं जल्दी बोल दूं कि अगर एल्डरली पीपल में दे आर फाउंड कोविड पॉजिटिव एंड दे आर एसिम्प्टोमेटिक, व्हाट ऑल अदर प्रिकॉशंस दैट वी नीड टू टेक? तो अगर एल्डरली पेशेंट में आपको कोविड पॉजिटिव है और एसिम्प्टोमेटिक है, सो दे रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा अटेंशन। जैसे सर ने पहले बताया कि, और डॉक्टर सोनी ने भी बताया कि इन पेशेंट में कई बार हाइपोक्सिया हो जाता है, उसे हैप्पी हाइपोक्सिया हम कहते हैं, कि पता भी नहीं चलता है और आपको सडनली आप कोलैप्स हो सकते हैं। तो इन पेशेंट को हमें एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और इनको
हमें घर पर ही पल्स ऑक्सीमीटर दे देना चाहिए, एक आइसोलेशन रूम में रखना चाहिए, इनको क्वारंटाइन घर पर ही करना चाहिए और पूरा रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड मास्क एंड हैंड हाइजीन के साथ इनको रखना चाहिए और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर है आपके घर पे तो ब्लड प्रेशर नापते रहना चाहिए और डेली बेसिस पे अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और उनको अपडेट करते रहना चाहिए। अगर किसी भी टाइम आपको लगता है कि हाइपोक्सिया हो रही है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं, सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, कंफ्यूजन है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल आने की जरूरत है। बट ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं इसलिए उनको एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है। Thank you, sir. Thank you very much. Before I conclude, because there are a lot many questions, but it will take so much time. So I would like to declare that all the audience here that Dr. Soni has shown his interest to give a lecture to all our doctors and paramedical staff regarding the precautions and treatment of the patients who will be admitted in COVID care centers in NTPC. So we can plan it on next Saturday to have a webinar with Dr. Soni. And I would also declare that all these expert faculties, experts in COVID-19, they have become our advisors in taking care of the further steps in NTPC. So before I conclude, I want every one of you to have these 15 promises to help defeat COVID-19. First is to not to greet anybody with a close handshake or hugging. Maintain minimum 2 meters distance. Always wear mask when you are outside. Don't touch your eyes, nose and the mouth. Maintain cough etiquette. Wash your hands as required. Don't spit or chew or use tobacco. Always sanitize the handles or the common areas. Don't travel if it is not essential. Avoid these group activities. Use Arogya Setu app. Maintain your cool and don't shout at anybody. Keep proper news. Don't get biased by any these false propaganda. And in a case of requirement, contact 1075 and always help your buddies, help your friends by counseling. Thank you very much. And before that, I would request our CMO CC to propose the vote of thanks. Thank you, Dr. Behra. As we all are living through the ravaged and disrupted world for last more than 6 months, and today we are privileged to have stalwarts from the Premier Institute of India, Dr. Professor M.C. Mishra, Professor Sanjeev Sinha, and Dr. Kapil Dev Soni with us. And they dispelled a lot of myths and they guided us in our fight that lies ahead. On behalf of NTPC family, I thank you, sir, for sharing your pearls of wisdom and knowledge and abating panic amongst our fellow NTPCians. I am also extremely thankful to CMD sir, Shri Gurdeep Singh ji. Sir, you have led the fight from the front and have always empowered us to meet the expectations of our employees and stakeholders. I also profusely thank our DHR sir for his guidance and inspiration in these turbulent times. I also humbly thank Shri A.K. Gautam sir, Director Finance, Shri Ramesh Babu, Director Operation, Shri C.K. Mandal sir, Director Commercial, and Shri Ujjwal Kanti Bhattacharya sir, Director Projects. My heartfelt thanks to Srimati Kiran Singh ma'am, President of Sanyukta Mahila Mandal, and other senior members, and the Ladies Club presidents and members from all the projects who have joined us. The figure I was given that 1600 people have joined us on these teams and about 500 people on YouTube. So I thank you. I also thank EDHR sir, all the REDs, all the functional EDs, all the head of the projects for their unconditional support in our strategies. Your presence today has also a morale booster to us. I extend my gratitude to corporate IT and all other departments who have pitched in to make this webinar success. Last but not the least, I thank all my colleagues across NTPC and their family members who have
supported us during these turbulent times. Thank you very much. Dr. Behera, questions you can go through, and in any way, if any question needs any attention to one of us, you can send it on social media group. You already have created that group, and and if it requires any video conference, we'll be very happy to do that. A brief video conference with somebody who is stressed, who is disturbed. I think because we don't want people to panic unnecessarily. I think that is something which we need to avoid. So any query, any stress, any question, we'll be very happy to resolve that situation for the benefit of NTPC family. And thank you very much, Mr. Gurdeep Singh, for giving us this opportunity, and Dr. Behera for leading so well, the coordinating everything, and the questions you handled. Many of them you have already answered, and some of them they need some opinion from Dr. Kapil, Dr. Sanjeev, from myself. We'll be very happy to assist you and help you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Take care of yourself. Keep safe, and have a great evening and great weekend. Thank you, sir. Thank you so much. Have a good evening and stay safe. As for your advice. And with this, the webinar comes to an end. Thank you all. Thank you. Bye-bye. Bye.